हेलो नमस्कार दोस्तों। आज फिर से शुरू करते हैं द हिंदू। आज तारीख है 18 और दिन है मंगलवार। तो देखते हैं आज कौन से आर्टिकल इसमें द हिंदू में इंपॉर्टेंट हैं। आज फिर से डिस्कशन करते हैं। देखो, सबसे पहला आर्टिकल आप देख सकते हैं, वही जो हमने कल डिस्कस किया था। तोकेती फरी 6 किल्ड इन महाराष्ट्र, यानी महाराष्ट्र में 6 लोगों की मौत हो गई है। ये जो तूफान है वो बढ़ता जा रहा है। आपको एक चीज़ इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, जो हम देखो न्यूज़पेपर हम किस हिसाब से पढ़ेंगे, ओनली एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से और न्यूज़ के हिसाब से। तो ये एक तो सबसे पहले आपको इस साइक्लोन का नाम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो कहते अब ये क्या होता है, ये वेस्टर्न घाट को हिट कर रहा है। ये इंडिया का देखो, ये जो है वो वेस्टर्न कोस्ट है इंडिया का। तो अब इसने क्या किया, गुजरात को, महाराष्ट्र को, कर्नाटक को और केरला को और तमिलनाडु के कुछ हिस्से। आपको एक चीज़ बतानी है, और ये क्वेश्चन है आपके लिए, आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि वेस्टर्न घाट में कौन कौन से स्टेट आते हैं, ठीक है। इसको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है आपको। तो आपको बता दूं कि ये वेस्टर्न घाट वाले जो कोस्ट हैं उनको हिट किया है इसने, और ये स्टेट मैंने आपको बता दी है, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के कुछ हिस्से। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये सीवियर हो गया, थोड़ा सा सीवियर कैसे कि 6 लोगों की मौत महाराष्ट्र में भी हो गई, और कल जो थे, कल 4-5 लोग वहाँ भी मारे गए थे केरला में। तो अब क्या हुआ है, जब ये गुजरात कोस्ट से टकराया है तो लगभग 1.5 लाख लोग जो है वो बेघर हो गए, और उनको एवैक्यूएट किया गया, यानी बचा के ले जाया गया एक सेफर प्लेस पे। यहाँ तक बात समझ गए। यहाँ जो इसकी स्पीड थी, जब ये गुजरात के कोस्ट से टकराया दोस्तों, तो इसकी स्पीड यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसकी स्पीड थी 210 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। और ये चलता गया। इसने क्या किया, पेड़ों को भी उखाड़ा, इसने गाड़ियों को पलटा, घरों को बर्बाद कर दिया। तो इस वजह से जो लोग थे वो ले जाने पड़े कहाँ पे, वो सेफर प्लेसेस पर। लगभग 1.5 लाख लोग बेघर होकर सेफर प्लेसेस पर ले जाने लगे। अब दूसरी बात क्या कहते हैं हम, कि ये जो महाराष्ट्र से जब टकराया तो लगभग 9:15 का टाइम हो रहा था रात का, और उस टाइम पे महाराष्ट्र में इसकी स्पीड थोड़ी कम थी, 170, लेकिन इसने डैमेज वहाँ पे भी पूरा किया है। 170 किलोमीटर पर आवर में इसने क्या किया है कि घरों को उजाड़ा है, बिजली के लट्ठे उखाड़े हैं, पेड़ उखाड़े हैं। लगभग वहाँ पे 2,500, देखो कितने, आपको बता देता हूँ, लगभग 2,500 से ज़्यादा जो घर हैं, 2542, इतने घर जो है वो लगभग पार्शियली डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, यानी वो खत्म हो चुके हैं। और उन लोगों को कौन ले गया बचा के यहाँ से सेफर प्लेस पे, वो ले गया है हमारी एनडीआरएफ की टीम, जो नेशनल डिजास्टर रेस्पॉन्स फोर्स है। एक क्वेश्चन और आपको देना चाहता हूं मैं, देखो इस न्यूज़पेपर से यही फायदा होगा, आप इन चीज़ों को सर्च करेंगे गूगल पे और आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे कौन सी हेल्प कर रही है, एनडीआरएफ। तो आपको अब ये क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है कि जो एनडीआरएफ है वो कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आती है, कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर काम करेगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारी एनडीआरएफ है या एसडीआरएफ है, या जो नेवी है हमारी, इंडियन नेवी और आर्मी, वो यहाँ पे उन्होंने मोर्चा संभाल लिया और वो लोगों को सेफर प्लेस पे ले जा रहे हैं। तो ये हमारी पहली न्यूज़ थी। अब इसमें आपको ये भी बता दिया मैंने कौन कौन से स्टेट को ये हिट कर रहा है। जो आईएमडी है हमारा, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, ये मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के अंदर आता है। तो ये जो आईएमडी है, इसने पहले ही ये वार्निंग दी थी कि जो अरबियन ओशियन है, इस तरफ अरबियन ओशियन है और इस तरफ है हमारा जो है बे ऑफ बंगाल, यहाँ बीच में भारत है। तो अब उसने कही थी कि जो अरबियन ओशियन में अब तक जो तूफान आ रहे थे, अब उनकी संख्या बढ़ गई है। अब जब भी मानसून आता है 31 मई के आसपास इंडिया में, तो हमारे तूफानों की जो संख्या है वो बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है, यानी तूफान आने की संख्या बहुत ही अधिक हो जाती है। तो वैसे तो आपको बता दूं कि अरबियन ओशियन में और बे ऑफ बंगाल में तूफान आते ही रहते हैं, लेकिन जो साइक्लोन आते हैं ये बहुत सीवियर होते हैं। कौन से टाइम के, जब मानसून के टाइम पे आते हैं। तो अब ये जो तौकाते हैं, इसने थोड़ा सा भयानक रूप ले लिया है। ये मुंबई में और गुजरात में थोड़ा सा हैबो कर दिया इसने, और कुछ लोग मारे हैं केरला में भी। तो ये पहला आर्टिकल था दोस्तों, इसमें आपको ये ध्यान रखना है, और जो क्वेश्चन मैंने पूछे उसके आंसर देने हैं, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो दोस्तों, ये आर्टिकल है, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ मेरे को दिखी इसमें, ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से हम पढ़ेंगे। का फ्यू क्लॉटिंग इवेंट्स आफ्टर कोविशील्ड जैब, यानी कोविशील्ड के बारे में कुछ मिथ बनाए गए हैं। कोविशील्ड में उन्होंने क्या कहा है कि जो हम यूज़ करते हैं कोविशील्ड, उसके कुछ साइड इफेक्ट हैं। साइड इफेक्ट मतलब मसल्स पे कुछ डेफिनेट रिस्क हैं इसके। जैसे कि ये क्या करता है कि मान लो कोई ऐसा जैसे म्यूटेशन के चांस इसमें है कि कभी जब हम देते हैं तो ये क्या करता है, रिएक्ट कर जाता है और म्यूटेशन होकर कोई नई चीज़, नई बीमारी इस टाइप की बन जाती है, जो कोविशील्ड इंडिया की वैक्सीन है। एक स्टेटमेंट दिया था अभी जो हेल्थ मिनिस्ट्री ने, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि उन्होंने क्या कहा था हेल्थ मिनिस्ट्री ने, कि रिपोर्टिंग रेट ऑफ, मतलब आपको हिंदी में समझा देता हूं कि लगभग 1 मिलियन केसेस में ये जो म्यूटेशन का चांस है, जो कह रहे हैं कोविशील्ड से इन्फेक्शन होता है, तो इसका जो रिएक्शन का चांस है वो 1 मिलियन में, यानी लगभग 10 लाख लोगों में जो इसका रेट है वो है 0.61 पर मिलियन, ठीक है। लेकिन अगर इसी चीज़ को दूसरी कंट्रीज में देखेंगे, जैसे यूएस में देखेंगे तो वहाँ पे 4 लोगों में, 1 मिलियन में 4 लोगों में। अगर न्यूजीलैंड वगैरह में देखेंगे तो वहाँ पे 1 में। साउथ अफ्रीका में सबसे ज़्यादा है 10, ब्राज़ील में भी 10। तो इस टाइप से इंडिया में ये बहुत ही कम है, मतलब 1 मिलियन में 0.61%, बहुत कम रेट है इसका। तो यूके की जो मेडिकल हेल्थ रेगुलेटरी अथॉरिटी है, वहाँ उसने कहा है कि इतना कोई घबराने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो कोवैक्सीन है वो जो माइल्ड सिम्टम्स होते हैं उनको साथ के साथ रैपिडली उनसे जो है क्योर कर देती है आदमी को, और ये बहुत ज़रूरी है, हमको वैक्सीन लेना है, ज़रूरी है ये, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो दोस्तों, ये एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है
ये मेरे को इंपॉर्टेंट आर्टिकल लगा, इसमें आपको बहुत सारी नॉलेज मिलेगी। जॉब लॉसेस बोर्ड इल फॉर इकोनॉमी, मतलब जो जॉब लॉस हो रहा है या पेंडेमिक में हो या वैसे भी अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत हाई चल रहा है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, इकोनॉमी इल हो गई है, यानी एक बीमारी की तरह काम कर रहा है इकोनॉमी के लिए। जो लेबर पार्टिसिपेशन है वो बहुत ही लो हो गया है इंडिया में। एक तो वैसे ही लोगों के पास नौकरी नहीं थी, लेकिन कोविड की वजह से क्या हुआ कि मार्च 2020 से और अब तक जो लेबर पार्टिसिपेशन यानी जो लोगों का काम करने का पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा कम हो गया है। अब इसमें वो क्या कह रहे हैं कि जो राइजिंग अनएम्प्लॉयमेंट है, जो बढ़ती हुई बेरोजगारी है, उसकी वजह से क्या हो रहा है, जो डिमांड है, डिमांड में कमी आ गई है। अब डिमांड में कमी आ गई है तो इसका मतलब जो सप्लाई है वो भी घटेगी, तो इस वजह से जो कुछ सामान है उनके रेट बहुत इंक्रीज हो गए हैं, यानी इन्फ्लेशन बढ़ गया है, उनकी जो होल सेल प्राइस इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। इस वजह से इसके बहुत ज़्यादा मतलब खतरनाक इंपैक्ट देखने को मिल रहे हैं किस पे, इकोनॉमी पे। यानी सेंटर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE ने यह कहा है कि इसकी वजह से इतनी दिक्कत हो रही है, एक तो अनएम्प्लॉयमेंट, ऊपर से लेबर पार्टिसिपेशन कम, ऊपर से डिमांड घट गई, ऊपर से सप्लाई भी नहीं आ रही है, तो इन्फ्लेशन तो होना ही होना है, समझ गए। तो अब देखो यहाँ पे देखो पोस्ट लॉकडाउन रिकवरी, पोस्ट लॉकडाउन रिकवरी के नाम पे क्या है, कुछ भी नहीं है। जो लोग पहले जॉब कर रहे थे, देखो जो कुछ लोग गवर्नमेंट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं, वो भी मतलब एक तरह से उनकी सैलरी भी डिमांड की घटने की वजह से बोटल नेक पे आ गई है, यानी उनकी सैलरी में भी 8 से 9 हज़ार का घाटा ही हुआ है। जो ऑलरेडी एम्प्लॉयड हैं लोग उनमें भी, तो नई नौकरियां तो हैं ही नहीं। अब वो कह रहे हैं डोमेस्टिक डिमांड इज द की, जो हमारी घरेलू डिमांड होती है ना दोस्तों, यानी जो गांव की साइड से या जो लोकल लोग होते हैं जिनकी डिमांड होती है, उन्हीं की वजह से जब डिमांड इंक्रीज होती है तो सप्लाई इंक्रीज होती है, उसकी वजह से हमारा क्या है कि बैलेंस रहता है इन्फ्लेशन का। लेकिन अब डिमांड भी घट गई है और जो है सप्लाई है वो तो सप्लाई नहीं हो पा रही है क्योंकि चीज़ें आ ही नहीं पा रही हैं, तो इस वजह से इन्फ्लेशन बढ़ गया है, जो भी चीज़ें हैं वो बहुत महंगी हो गई हैं। इस वजह से उन्होंने कहा है कि भाई एक तो सामान नहीं है, अब सामान नहीं है तो फिर लोग खरीदें कहाँ से, अब इतना किसी के पास पैसा नहीं है क्योंकि नौकरियां नहीं है। इस वजह से इकोनॉमी क्या हो रहा है, इल हो गई है, बीमार हो रही है, तो इसलिए इकोनॉमी को बूस्ट करने की जरूरत है। यहाँ पर गवर्नमेंट को कुछ कॉन्क्रीट मेजर्स लेने पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो दोस्तों, ये न्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम पर्पज से तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको बहुत ध्यान से सुनेंगे। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट डिसाइड्स टू सेट अप अ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब आपको कुछ चीज़ें बता देता हूं इसमें जो हमको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत है। देखो सबसे पहले तो एक चीज़ आपको बता देता हूं कि आपको अब लक्ष्मीकांत खोलनी है और पढ़ना है आर्टिकल 169। इसमें लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में बताया गया है, ये हमको अच्छे से पढ़ना है, आप सबको पढ़ना है, ठीक है। दूसरी चीज़ वो कह रहे हैं कि वेस्ट बंगाल में क्या था कि 1969 तक जो थी वो लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, फिर उसको एबॉलिश कर दिया गया, यानी हटा दिया गया था, ये यहाँ पे देख सकते हैं आप। उसके बाद एक चीज़ और बता दूं कि अभी आपको पता है कि ममता बनर्जी चुनाव जीत गई हैं। अब जब चुनाव जीत गई हैं तो इन्होंने चीफ मिनिस्टर की शपथ ले ली है और ये वर्क कर रहे हैं। तो एक रूल होता है कि अगर अब ममता बनर्जी क्या हुआ, अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी नंदीग्राम से चुनाव लड़ी थी और वहां से ये हार गई हैं, तो जब कोई बंदा हार जाता है तो वो मुख्यमंत्री कैसे बने, तो उसके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि आपको, जैसे सेंटर में, हम सेंटर से कंपेयर करके पढ़ते हैं पार्लियामेंट से। देखो एक चीज़ समझा देता हूँ आपको, थोड़ा अच्छा लगेगा कि जब हम सेंटर की बात करते हैं तो वहाँ भी दो हाउस होते हैं, एक तो होता है लोकसभा और एक होता है राज्यसभा। यानी ये होता है लोकसभा जो होता है वो लोअर हाउस होता है, राज्यसभा अपर हाउस होता है। वैसे ही जब स्टेट की हम बात करते हैं तो स्टेट में भी दो हाउसेस होते हैं, जैसे यूपी में है, एक होती है विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होती है विधान परिषद यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो अब जो वेस्ट बंगाल में था वो 1969 तक लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, फिर उसको एबॉलिश कर दिया गया। अब दोबारा से ये लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना चाह रही है ममता बनर्जी। अब इसके पीछे का रीजन आपको बता देता हूं क्यों बनाना चाह रही हैं। एक्चुअली क्या है कि ये अपनी सीट से नंदीग्राम जगह है, वहां पर ये लड़ी थी और वहां से ये हार गई। तो अब ये हार गई तो अब ये विधानसभा की मेंबर तो है नहीं, अब ना ये लेजिस्लेटिव काउंसिल यहाँ पे है नहीं, तो अब जब कोई बंदा किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है तो वो फिर यहाँ पे चीफ मिनिस्टर नहीं बन सकता, मंत्री या कुछ भी नहीं बन सकता। तो अब इनको मुख्यमंत्री बनना है तो इनको क्या करना पड़ेगा, लेजिस्लेटिव काउंसिल इस्टेब्लिश इसलिए कर रही है कि यहाँ पे क्या होता है, जो लोग चुनाव नहीं जीतते हैं उनको नॉमिनेट करके मेंबर बना दिया जाता है। तो नॉमिनेट करके मेंबर बना देंगे तो उस वजह से ये यहाँ मुख्यमंत्री होकर अपना टर्म पूरा कर सकती हैं। अगर ये नहीं बनती है तो इनको 6 महीने का टाइम मिलता है, किसी भी बंदे को जो चुनाव हार गया है और मुख्यमंत्री या मंत्री बनना चाहता है तो उसको 6 महीने का टाइम मिलता है कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी से अपने आप को जीत के आए और किसी भी एक हाउस का मेंबर बने। एक चीज और जान लेना, अगर ममता बनर्जी यहां लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट हो जाती हैं तो ये मुख्यमंत्री तो बन जाएंगी, लेकिन यहां पे लेजिस्लेटिव हाउस में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है विधानसभा, उसमें इनको वोट करने का अधिकार नहीं होगा बिलों में। यानी वोट करने का अधिकार उन्हीं को होता है, ये रूल है, जो किसी ना किसी हाउस के मेंबर हैं। तो समझ गए आप। इसलिए आप अब ये ममता बनर्जी वाला ये जो टॉपिक है वो हमारा पॉलिटी से रिलेटेड है, इसलिए मैंने आपको ये बताया। तो आपको आर्टिकल 169 पढ़ना है, कौन सा 169, और उसमें पूरे फंक्शन देखने हैं कैसे कि क्या एज होती है राज्यसभा मेंबर बनने के लिए या विधानसभा का जो है परिषद का अध्यक्ष मेंबर बनने के लिए या विधान
सभा का अध्यक्ष बनने के लिए। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पढ़नी है कि इनका मेंबर बनने के लिए किसी भी हाउस का, लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, विधान परिषद है, तो क्या क्या इसमें रिक्वायरमेंट होती है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ये आपका एक टॉपिक क्लियर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे दोस्तों। देखो आज आर्टिकल कुछ आए हैं, उनके बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज दे देता हूँ, ये जरूरी है हमारे लिए। आर्टिकल में सबसे पहले हम बात करेंगे अनवांटेड अरेस्ट वाले आर्टिकल पे। ये आपको पढ़ने भी है बाद में, बस एक रीडिंग लगा देना, बाकी एसेंस में आपको समझा दूंगा। बिल्कुल चिंता मत करना, एग्जाम में कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। तो अनवांटेड अरेस्ट का मतलब है, यहाँ पे क्या हुआ है कि जो हैदराबाद है हमारा, मतलब आंध्र प्रदेश है, वहाँ के एक एमपी हैं। अब यहाँ पे मैं आपको नाम दिखा देता हूँ उनका, चलो नाम से हमको क्या लेना। तो वहाँ के एक एमपी हैं, उन एमपी को अरेस्ट कर लिया। अरेस्ट किसने कर लिया है? जो वाईएसआर कांग्रेस है, वाईएसआर रेड्डी की जो आजकल पार्टी चल रही है, उन्होंने इनको अरेस्ट करवा दिया है। किस चीज़ में अरेस्ट करवाया है? चार्जेस ऑफ सेडिशन। आपको एक चीज़ पता रहनी चाहिए दोस्तों, सेडिशन क्या होता है, इसके बारे में आपको जाना है आज, और लक्ष्मीकांत में पढ़ना है सेडिशन क्या होता है। आप समझेंगे कि सेडिशन की वजह से ही देश में क्या हुआ था, इमरजेंसी लग गई थी 75 में, ठीक है। इंदिरा गांधी के टाइम पे जो जेपी नारायण थे, उन्होंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को यहाँ इकट्ठा कर दिया था रामलीला मैदान में, और उसकी वजह से उन्होंने उनको थोड़ा सा मोटिवेट कर दिया था, तो वो तोड़फोड़ करने लग गए थे। और इंदिरा गांधी ने क्या किया था, चार्जेस ऑफ सेडिशन लगा दिए थे, मतलब भड़काने का चार्ज लगा दिया था कि देश की जनता को आर्म्ड रिवेलियन बना रहे हैं, ये भड़का रहे हैं दो लोगों को। तो सेडिशन का चार्ज इन्होंने यहीं पे लगा दिया है। उन जो एमपी थे, दूसरी देखो अपोजिशन पार्टी की वजह से लगाया है, थोड़ा सा पॉलिटिकल मैटर है, लेकिन हमको पॉलिटिक्स से कुछ नहीं लेना, हमको लेना है कॉन्स्टिट्यूशन से। तो कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि जो चार्जेस ऑफ सेडिशन है वो किस पर लगाए जाते हैं, या तो आर्म्ड रिवेल्यूशन हो या कुछ कोई बड़ी घटना हो रही हो तब लगाए जाते हैं। अब इसमें बहुत सारी सजा के भी प्रावधान है दोस्तों चार्जेस ऑफ सेडिशन में। इस आर्टिकल में वो यही बता रहे हैं कि इनका जो अरेस्ट हुआ है वो अनवांटेड हुआ है, कोई जरूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ पे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और लाइफ एंड लिबर्टी वाला अधिकार है। तो वो कह रहे हैं कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन इतना कर्व कैसे हो गया, इतना कम कैसे हो गया कि अगर कोई बंदा कुछ बोल देता है तो उस स्पीच के ऊपर ही आप सेडिशन लगा के, क्यों? क्योंकि आपकी गवर्नमेंट है, आप सेडिशन लगा के उस बंदे को अरेस्ट करवा देते हैं, जबकि वो बंदा कोई छोटा मोटा नहीं है, वो प्रोमिनेंट बंदा है, एक एमपी है दूसरी अपोजिट पार्टी का, ठीक है। अब इसमें देखो सजा भी होती है। सजा भी कैसे होती है? इसमें मिनिमम जो है 3 साल तक की सजा है और कुछ जुर्माना है मैक्सिमम। अब इसमें एक चीज़ और बताइए आर्टिकल में, अगर किसी की सजा 7 साल या उससे कम है, तो अगर वो मंत्री है या एमपी है, तो उसको गिरफ्तार करना जरूरी नहीं है, उनको रिलीज किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन जो मैक्सिमम इसमें इम्प्रिजनमेंट है, यानी मैक्सिमम सजा जो है वो सेडिशन में, वो लगभग लाइफ इम्प्रिजनमेंट भी है, उम्र कैद की भी सजा है। तो उन्होंने यही कहा है कि भाई आप डिफाइन तो करो किस टाइप का सेडिशन लगा रहे हो। अगर उन्होंने कुछ बोला है तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड स्पीच है, तो उनको गिरफ्तार किस बेसिस पे किया गया, बस यही इस आर्टिकल में बताया है। तो आपको आज जाके फंडामेंटल आर्टिकल्स निकालने हैं और उनमें फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड लिबर्टी और फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये वाले आर्टिकल आपको पढ़ने हैं दोस्तों, समझ गए। इस तरीके से तैयारी होती है। चलो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल पे। देखो दोस्तों ये आर्टिकल देख लो, ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको छोटी मोटी इसमें मतलब ये है कि बहुत ही अच्छी चीज़ें पढ़नी है। ये क्या लिखा है? अवॉइडिंग ब्रेकडाउन। अवॉइडिंग ब्रेकडाउन मतलब आप देखो 2017 से जीएसटी न्यूज़ में है। अभी यहाँ पे कहीं पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं छोटी मोटी जगहों पे, लेकिन इस बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है 2021 में। जीएसटी काउंसिल बहुत ज़्यादा मतलब बहुत दिनों में, इसकी लगभग 6-7 महीने बाद इसकी मीटिंग हो रही है जीएसटी काउंसिल। सबसे पहला क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपको, यूपीएससी तक में पूछ लिया था ये क्वेश्चन, तो छोटे एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि जो जीएसटी काउंसिल होती है उसको कौन चेयर करता है, यानी उसकी अध्यक्षता कौन करता है। तो आपको नाम याद होना जरूरी नहीं है, बस आपको ये पता रहनी चाहिए कि उसकी जो अध्यक्षता है वो फाइनेंस मिनिस्टर करता है। कौन सा? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर, समझ गए। तो जो जीएसटी काउंसिल है उसकी चेयरपर्सन कौन होता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये करंट अफेयर है। अब दूसरी बात, बहुत 6-7 महीने बाद इसकी जो है मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में क्या है, एक्चुअली जीएसटी में बहुत सारे लैकुना है। लैकुना मतलब अब देखो क्या हुआ था, पहले ये कहा गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा कि अगर जीएसटी लगाया है हमने, तो हमने जीएसटी लगा दिया है, तो अगर किसी स्टेट को जीएसटी से नुकसान होता है, यानी जो स्टेट का टैक्स कलेक्शन होता है, जीएसटी में क्या किया गया था? जीएसटी में यह किया गया था बहुत से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सों को मिलाकर एक टैक्स बना दिया गया था, कहते हैं वन नेशन वन टैक्स पॉलिसी के अंदर, ठीक है। अब वो क्या कह रहे हैं कि अगर जीएसटी हमने इंप्लीमेंट करवाया किसी स्टेट में, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा था कि अगर उनको नुकसान होता है उस स्टेट की गवर्नमेंट को, तो हम उनको कंपेंसेशन देंगे। कंपेंसेशन वर्ड यहाँ पे यूज किया गया है, तो हम उनको कंपेंसेशन देंगे। वो क्या होता है? यही कि अगर किसी को नुकसान होता है मान लो 2 लाख करोड़ का, तो हम उनको 2 लाख करोड़ का कंपेंसेशन देंगे। अब बात क्या हुई, बाद में ऐसा कुछ हुआ नहीं। दूसरी चीज, जो जीएसटी है वो दोस्तों कुछ प्रोडक्ट्स पे है कुछ पे नहीं है। जैसे जो गर्ल्स के सैनिटरी पैड्स हैं या सैनिटरी नैपकिन्स हैं, उन पे क्या है, जीएसटी को बहुत ही रिड्यूस कर दिया गया। बहुत पिटीशन फाइल हुई सुप्रीम कोर्ट में तब उसके बाद, तो उन पे तो जीएसटी को घटा दिया। लेकिन अभी पेट्रोल और डीजल के जो पैसे हैं वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, तो लोगों की डिमांड है, वो कह रहे हैं कि इस ब्रेकडाउन को अवॉइड करो। आज तो वैसे ही पैसा नहीं है लोगों के पास, तो इसको जो पेट्रोल डीजल है यानी पेट्रोलियम को आप जीएसटी के अंदर लाओ, जिसकी वजह से इसके जो प्राइस इतने इंक्रीज हो रहे हैं वो एक बैलेंस लेवल पर आ जाए। बैलेंस लेवल पर आ जाएंगे तो मतलब क्या होगा कि लोग उसको आसानी से यूज कर सकेंगे, कंज्यूम कर सकेंगे, ठीक है।
तो जीएसटी काउंसिल के बारे में यही सारी बातें इसमें है। एक चीज़ आपको करनी है, बस जीएसटी के बारे में आपको पढ़ जरूर लेना है। अगर आपको जीएसटी समझ में नहीं आता है दोस्तों, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर देना कि सर हमको जीएसटी कभी समझ में नहीं आया। मैं आपको ऐसा समझाऊंगा कि आपको एक बार में समझ में आ जाएगा जीएसटी का पूरा प्रारूप क्या है। मैं एक वीडियो बना दूंगा उस पर, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो साथियों, आज के न्यूज़पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल ये है, सबसे इंपॉर्टेंट मानो इसको, ये वर्ल्ड जो है अफेयर से रिलेटेड है, यानी इंटरनेशनल रिलेशन का आर्टिकल है, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है। कैसे? देखो, ये जो है तलमीज अहमद साहब ने क्या लिखा है कि बाइडन पुश बटन टू बेस्ट एशिया डिप्लोमेटिक रिसर्च। सबसे पहले आपको जाना है, वर्ल्ड मैप आपके सामने खोलना है और उसमें निकालना है बेस्ट एशिया। बेस्ट एशिया का पार्ट कौन सा होता है दोस्तों? जहां पे सारी गल्फ कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरबिया, जॉर्डन, कतर, टर्की, और ये जितने भी सारे जो मुस्लिम कंट्रीज हैं वो लगभग बेस्ट एशिया में पूरे आते हैं, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वो कह रहे हैं कि बाइडन जब से वो बने हैं राष्ट्रपति, यानी बाइडन कौन से राष्ट्रपति बने थे? 46 प्रेसिडेंट बने थे यूएसए के। अब इन्होंने क्या किया है, इनके 100 डेज पूरे हो गए हैं सरकार के, तो उस 100 डेज में ये बताना चाह रहे हैं कि इन्होंने क्या क्या मतलब फैसले लिए हैं। तो अब बाइडन ने क्या, देखो बाइडन एक अलग अप्रोच के आदमी है, ट्रंप एक अलग अप्रोच के आदमी थे। बाइडन ने क्या किया है कि जो बेस्ट एशिया वाला रीजन है मुस्लिम वाला, वहां पे थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट रहता है शुरू से, यानी जो कंट्रीज हैं वो आपस में लड़ती रहती है। जैसे टर्की तो चाहता है कि हम जो है मुस्लिम नेशंस के लीडर बने, सऊदी अरबिया चाहता है कि हमारा डोमिनेंस हो, ऐसे ही अब चाइना भी इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है। चाइना जो है, चाइना को देखो इजराइल से कोई दिक्कत नहीं है, चाइना इजराइल को अपोज नहीं कर रहा, लेकिन जो मुस्लिम कंट्रीज हैं उनका मसीहा बनना चाह रहा है, यानी उनके साथ लुल्लू चुप्पू कर रहा है कि तुम जो है भैया मेरे को अपना मालिक मान लो और मैं तुम्हें पैसे दे दे के कर्ज में डुबाता रहूंगा और फिर तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा धीरे धीरे। ये उसकी पॉलिसी है, चाइना की फॉरेन पॉलिसी। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है? हम लोग बहुत ही बैलेंस अप्रोच वाले आदमी हैं, यानी हम किसी को ना तो क्रिटिसाइज करते हैं, ना किसी को हम बहुत ज़्यादा मतलब वो लिवरेज देते हैं कि आजा ला 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 ला, ऐसे करके नहीं, ठीक है। अब इंडिया की ये अप्रोच है। इंडिया की अगर बात करूं दोस्तों, तो कुछ देशों को छोड़कर, जैसे ये अपना वही बवासीर वाला पाकिस्तान, और एक चाइना, ये खुजली है चाइना, और एक मान लो कभी कभी ईरान वगैरह, क्योंकि ईरान पे क्या होता है कि सैंक्शंस लगे रहते हैं यूएसए के, ये न्यूक्लियर डील और सिविल वॉर के चक्कर में, ये जो यमन वगैरह में सिविल वॉर करवाते हैं, तो इस चक्कर में इन 2-3 देशों को छोड़कर एक मलेशिया, मलेशिया क्यों, ये इनसे क्यों इंडिया के रिलेशन इतने अच्छे नहीं है? एक चाइना, पाकिस्तान, मलेशिया और ये ईरान, क्यों? क्योंकि जो कश्मीर वाला हमारा इशू है उसमें ये हमेशा उंगली करते हैं, तो इसलिए इंडिया की इनसे इतनी ज़्यादा बनती नहीं है। बाकी की जितनी भी कंट्रीज़ हैं, लगभग 100-150 कंट्रीज़ हैं, उनसे इंडिया के रिलेशन बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के हैं। हम हमेशा उनको सपोर्ट करते हैं और उनके साथ खड़े रहते हैं। गल्फ कंट्रीज़ की भी बात करूं दोस्तों, देखो मैं इंडिया के रेस्पेक्ट में ही बात करूंगा, बाकी बहुत कुछ है इसमें बताने को, तो हम अपने रेस्पेक्ट में बात करेंगे अपनी फॉरेन पॉलिसी में। तो इंडिया का क्या है दोस्तों, जो गल्फ कंट्रीज यानी जो बेस्ट एशिया है, वहाँ पर हम ऑयल के लिए बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं और बहुत सारी रिसोर्सेज हैं, ऑयल, पेट्रोलियम, गैस। तो हम यहाँ से क्यों, एक तो ये हमारे नज़दीक है, यहाँ इंडिया है, यहाँ गल्फ कंट्रीज़ हैं, तो नज़दीक है, तो ट्रांसपोर्टेशन हमको चीप पड़ता है, यानी सस्ता पड़ता है। दूसरी बात, हम तेल तो अमेरिका और वेनेजुएला से भी ले सकते हैं, लेकिन वहां से आने में, यहां तक आने में बहुत स्थिति खराब हो जाती है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बहुत हाई है, समझ गए। तो इसलिए हमारी ये डिपेंडेंसी। अब इजराइल थोड़ा सा हमसे नाखुश चल रहा है दोस्तों। इजराइल और ये जो हमास वाला युद्ध हो रहा है फिलिस्तीन वाला, उसमें क्या है, इजराइल थोड़ा सा इंडिया से कट रहा है, जबकि इंडिया की मजबूरी होती है। देखो एक चीज़ आपको बता दूं कि सोशल मीडिया पर प्रचार करना कि हम इजराइल ये, इजराइल वो, हम इजराइल के साथ हैं, ये एक अलग चीज़ है। लेकिन जब जो डिप्लोमेट्स होते हैं, जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, जब वो डिसीजन लेते हैं फॉरेन पॉलिसी पे और उन पे, वो एक अलग रिप्रेजेंटेशन होता है। तो हमारे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं यूनाइटेड नेशंस में, उन्होंने क्या किया है, उन्होंने एक बैलेंस अप्रोच दी है और उन्होंने दिया है टू नेशन थ्योरी, यानी जो इजराइल है वो चाहता है कि फिलिस्तीन ना रहे, लेकिन इंडिया क्या चाहता है, बैलेंस अप्रोच, कि इजराइल भी रहे और फिलिस्तीन भी रहे, दोनों सोवरेन कंट्री रहे, मतलब एक स्वतंत्र देश रहे, दोनों अलग अलग। तो इस बात से इजराइल थोड़ा नाखुश है हमसे। लेकिन अब ये देखो, जियो पॉलिटिक्स का मैटर है, जियो का मतलब है धरती, पॉलिटिक्स का मतलब है राजनीति, यानी धरती के ऊपर राजनीति होती है, तो उसको जियो पॉलिटिक्स कहते हैं। तो इस मैटर में भारत की अप्रोच हमेशा से ऐसी ही रही है, इसलिए इस मैटर में हम ज़्यादा बोलेंगे नहीं। हमने अपनी एक बैलेंस अप्रोच है वो यूनाइटेड नेशंस में रख दी। अब वो किसी को बुरी लगती है तो जरूरी तो नहीं सबको पसंद आएगी। दोस्तों एक चीज़ और यहाँ बता दूं आपको कि बहुत सारे कंट्रीज हैं जो आपस में लड़ते हैं, जैसे सऊदी अरबिया है, यमन से लड़ता है, टर्की है, सऊदी अरबिया और टर्की में टसल रहती है, वर्ल्ड वो जो मुस्लिम कंट्री हैं, OIC जो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक ग्रुप, तो उनका लीडर बनने की कोशिश रहती है। इधर कुछ कंट्रीज हैं, चाइना वगैरह, ये इन पर डोमिनेंस करना चाह रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले इजिप्ट की और टर्की की बहुत ज़्यादा लड़ाई हो गई थी, तो इजिप्ट और टर्की की लड़ाई चल रही है 2013 से, तो इसलिए टर्की और इजिप्ट ने पहली बार अब बात की है। तो लोग कह रहे हैं जो अदर मुस्लिम कंट्रीज हैं कि टर्की और इजिप्ट की अगर बात हो जाती है तो ये हमारे जो मुस्लिम वर्ल्ड है उसके लिए बहुत अच्छा रहेगा, समझ गए। तो क्यों, एक चीज़ और यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, आपको ये ध्यान रखनी है दोस्तों
कि आपको क्या करना है, वर्ल्ड मैप जब खोलोगे आप तो उसमें आपको कैस्पियन सी और ये जो मेडिटेरियन सी है इनके आसपास के इलाके देख लेने हैं कि इनसे किसके बॉर्डर लगते हैं और इनका क्या महत्व है। क्योंकि अभी कैस्पियन सी वगैरह पे यहाँ हाइड्रोकार्बन जो है एलिमेंट्स मिले थे, तो उसकी वजह से थोड़ा सा ये विवाद में रहा था टर्की के पास। तो इसलिए हमको ये वर्ल्ड मैप में देखो, अगर लोकेशन के क्वेश्चन आते हैं तो वो ऐसे ही आते हैं, ठीक है। ये रोल फॉर इंडिया, ये मैंने आपको अच्छे तरीके से, बहुत बेहतरीन तरीके से समझा दिया है कि रोल क्या है इंडिया का वर्ल्ड के प्रति। हमारी फॉरेन पॉलिसी बैलेंस्ड है, ठीक है। चलो चलते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। देखो ये आर्टिकल हम दोस्तों ज़्यादा पढ़ेंगे नहीं, वही है मतलब सेम चीज़ है, कई दिन से कोविड पढ़ रहे हैं तो इसको तो हम नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। ये एक छोटी सी न्यूज़ है, इसको देख लो, फिर उसके बाद इस न्यूज़पेपर को बंद कर देंगे। इसमें ज़्यादा कुछ आया नहीं है, फिर वही छोटी मोटी न्यूज़ हैं। कभी मोदी जी ने ये कह दिया गांव में जो फैल रही है उसको कवर करो, ये करो। जो प्राइवेट डॉक्टर्स हैं उनको कह रहे हैं कि हम जो हाइड्रोक्लोरोक्विन जो दवाई थी उसको कह रहे हैं कि उसको मतलब प्रोडक्शन बढ़ाओ। हमारे पास बहुत था, जब आपने देखा होगा कि उस समय जो माइल्ड सिम्टम्स के लिए हाइड्रोक्लोरोक्विन बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही थी, तो हमने पूरे विश्व को उसको एक्सपोर्ट किया था। तो वैसे ही हाइड्रोक्लोरोक्विन वगैरह का जो उत्पादन है वो माइल्ड सिम्टम्स के लिए बहुत अच्छा है। और भी बहुत सारी कोविशील्ड कोवैक्सीन की जो प्रोडक्शन है वो कह रहे हैं कि इनको जल्दी से बढ़ाओ, वैक्सीनेट करो लोगों को, क्योंकि गांव में कोरोना पहुंच गया है। तो इस टाइप की न्यूज़ है, वो हमारे लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से मुझे इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगी। ये एक न्यूज़ है, इसमें आप देख सकते हैं कि जो दिल्ली हाई कोर्ट है, तो इससे मतलब क्या है कि हमको लक्ष्मीकांत उठा के हाई कोर्ट पढ़ना है कि हाई कोर्ट के क्या क्या प्रोसीजर है, और पढ़ना है हमको किसके साथ मिला के, सुप्रीम कोर्ट के साथ मिला के, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि इंटरिम रिपोर्ट ऑन लीडर्स होर्डिंग मेडिसिन वेग, यानी यहाँ पे क्या हुआ दोस्तों, दिल्ली में ये गौतम गंभीर हैं, ये एमपी हैं दिल्ली से बीजेपी के। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने मतलब एक तलब, जब आप तलब किया है कि आप एक बात बताएं कि कहीं भी जो है इस चीज़ की, यानी इस दवाई की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो आप लोगों के पास ये दवाई कहाँ से आ गई। और होना भी चाहिए ऐसा कि अब हर जगह मेडिसिन उपलब्ध नहीं है या ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है, तो वो इनके पास कहाँ से आ गई। तो इस चीज़ का एक जवाब तलब मांगा है इन लोगों से, जो केवल बीजेपी के ही नहीं, कुछ मंत्री और वो हैं यहाँ के और अदर पार्टीज़ के भी, उनसे भी जवाब तलब मांगा है सुप्रीम कोर्ट ने, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, ये लास्ट न्यूज़ थी जो मैंने आपको बता दिया। लक्ष्मीकांत उठा के थोड़ा सा देख लेना हाई कोर्ट के बारे में और सुप्रीम कोर्ट के बारे में, दोनों के बारे में। तो इसमें इससे ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे को कुछ एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं मिला। बस यही समझ लो आप कि इसी वाली न्यूज़ में हाई कोर्ट ने ये कहा, इनोसेंट पीपल के साथ क्यों खेल रहे हो, ये अगर क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है तो आप इसको क्यों कर रहे हो, करप्शन मतलब एक तरह से। तो ये आज के न्यूज़पेपर में इतना ही था दोस्तों। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, 1 सेकंड लगता है, आपके पैसे भी नहीं लगते, ठीक है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, मिलता हूँ कल आपको ऐसे ही आर्टिकल्स के साथ, अच्छे डिस्कशन के साथ। थैंक यू।